मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं जो सोशियोलॉजी के यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो सारे यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये सारी वीडियो बनाती हूँ और आगे चल के बनाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो काम की लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं थ्योरी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने किया और मैं गॉफमैन को पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गॉफमैन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिया था कि गॉफमैन कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने सोशियोलॉजी में जो सारी थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी को उन्होंने किस नज़रिए से देखा है, या फिर बोल सकते हो कि कौन सा मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज़ किया था, यही पढ़ाया था। और कुछ उनके बुक का नाम और उस बुक में दिया हुआ कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो सारी जो डिटेल्स है वो मैंने दिया था। और मैंने कहा था कि आज की वीडियो में मैं वो जो सारी कॉन्सेप्ट है वो डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाऊंगी अर्विन गॉफमैन के द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने ड्रामाटर्जिकल, और असाइलम जो बुक है 1961 में आई थी, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था टोटल इंस्टीट्यूशन का। आज मैं ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। पहले पढ़ाऊंगी क्या, ड्रामाटर्जिकल। दोस्तों, देख रहे हो नाम से ही पता चल रही है कि क्या हो सकती है। ड्रामाटर्जिकल मतलब देखो स्टार्टिंग में क्या है, ड्रामा, राइट। गॉफमैन ने हमेशा से यही कहा है कि हमारी जो रियल लाइफ है वो एक ड्रामा से कम नहीं है, मतलब कि एक रंगमंच से कम नहीं है, और हम जो सारे हैं सब एक्टर हैं, सब यहाँ इस रंगमंच में क्या कर रहे हैं, ड्रामा ही कर रहे हैं, अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं, जिस तरह से वो लोग परफॉर्म करते हैं मंच पे, हमारी रियल जो लाइफ है वो भी कुछ इसी टाइप की है। हम लोग यहाँ पर इसी टाइप के रोल प्ले करते हैं, किसके अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, राइट, कि हम कौन से सिचुएशन में कौन से टाइप का एक्टिंग कर रहे हैं बोल सकते हो, या फिर किस तरीके से हम अपना बिहेवियर सामने ला रहे हैं कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसा है तो हमें इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, ये सिचुएशन ऐसा है तो हमें इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो उन्होंने अचानक ये हमारी सिचुएशन के अनुसार बिहेवियर की बातें क्यों की, उन्होंने इसलिए की दोस्तों क्योंकि उन्होंने कहा इसी तरह हमें सोसाइटी में जो रियलिटी है वो समझ में आती है कि आप एज ह्यूमन बीइंग एक सिचुएशन में किस तरह से बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है, और उसी बिहेवियर से एक्चुअली में रियलिटी पता चलती है। कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, होप आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ, हम लोगों को पता है कि एक ह्यूमन बीइंग में जैसे कुछ इमोशंस होती है, उस तरह इमोशंस में हमारी इमोशंस बहुत तरीके की होती है। हम कभी खुश होते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा बात नहीं है कि आप डॉक्टर हो या आप टीचर हो तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा सभी को आता है। पर आप हो एक टीचर और अभी आप कहाँ गए हो, अपने क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। हो सके कोई स्टूडेंट कुछ ऐसा गलती कर दिया है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, ठीक है, तो गुस्से में आपको मन कर रहा है कि उसको मार दूँ या बहुत पीट दूँ या ऐसा कुछ बोल दूँ, लेकिन वहाँ आप क्या हो, एज टीचर, तो आपकी सिचुएशन वहाँ क्या है, आप वहाँ पढ़ा रहे हो, ये अभी आपकी सिचुएशन है, तो आपको हजार गुस्सा आए क्यों नहीं, लेकिन आप वो उस तरीके से बाहर नहीं ला सकते। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, सिचुएशन के अनुसार एक विजिबल मार्क्स पहने हुए रहते हैं, जो मार्क्स दिखाई नहीं देती। ये कोई कोरोना का मार्क्स नहीं है दोस्तों, जिसकी बात कर रही हूँ, मतलब कि गॉफमैन जिसकी बात कर चुके हैं, वो है एक विजिबल मार्क्स जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम लोग सब समय उसे पहन के रहते हैं सिचुएशन के अनुसार कि कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा विजिबल मार्क्स पहनना पड़ेगा।
तो आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपने एक विजिबल मार्क्स पहना हुआ है कि आप उस गुस्से को उस तरह से वहाँ दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है आपकी गुस्सा दिखाने की। अगर आप वहाँ गुस्सा दिखाओगे तो एज टीचर आपकी जो स्टेटस है वो लोगों के सामने खराब हो जाएगी कि अरे ये टीचर कैसी है, एक बच्चे पे इतना गुस्सा कर रही है, उसे मार रही है, पीट रही है, गंदा बात बोल रही है, ये टीचर नहीं हो सकती। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप एक स्टेटस मेंटेन करते हो बाहर, राइट। तो उन्होंने इसी का यही सिचुएशन का बात गवर्नमेंट ने किया था कि हम सिचुएशन के अनुसार बिहेवियर करते हैं और उसी बिहेवियर के अनुसार क्या होती है, सोसाइटी की रियलिटी पता चलती है। देखो इससे क्या रियलिटी पता चली कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक विजिबल मार्क्स पहना हुआ रहता है, उसका बिहेवियर उस सिचुएशन में कुछ अलग होने वाला था, गुस्सा आ रहा था उसे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने स्टेटस को याद रख के उन्होंने उस बिहेवियर को छुपा कर एक लाइटली पोलाइटली जिसे हम कहते हैं बिहेवियर किया, कि वो बच्चे को समझाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ऐसे नहीं करो, अच्छे से क्लास करो, ठीक है। तो इसी को उन्होंने कहा है कि एज ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी में हर एक सिचुएशन के अनुसार बिहेवियर करते हैं और वही बिहेवियर क्या करती है, हमें सोसाइटी की रियलिटी समझने में मदद करती है, राइट। तो इसी ड्रामाटर्जिकल को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की थी दोस्तों। हाँ, इस 3 स्टेजेस से उन्होंने समझाया था कि एक इंसान किस तरह से, एक ही इंसान किस तरह से, देखो ये 3 स्टेजेस में, मतलब अलग अलग स्टेजेस में एक इंसान अलग अलग बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि उसके 3 स्टेज में उसकी सिचुएशन अलग अलग है, राइट। देखो कौन से स्टेजेस की बात उन्होंने किया था, चलिए आइए दिखाती हूँ। पहले किया था फ्रंट स्टेज, उसके बाद बैक स्टेज, उसके बाद आउटसाइड, जिसे हम लोग ऑफ स्टेज भी कह रहे हैं। फ्रंट स्टेज ये है दोस्तों जो आपके सामने है, मतलब कि आप जहाँ लोगों के सामने हैं, मतलब आप ही हाईलाइट हो रहे हो, वहाँ पर सब आप ही को देख रहे हैं। जो मैंने कहा कि एज टीचर आप अभी क्या कर रहे हो, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो आप सारे स्टूडेंट के सामने हो, आप ही हाईलाइट हो रहे हो, आप ही को सब देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक आइडियल रोल प्ले करोगे कि नहीं, एज टीचर मुझे ऐसा रोल प्ले करना है, मुझे जितना भी गुस्सा आए जो भी हो, लेकिन मुझे बहुत पोलाइटली बिहेवियर करना है, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं। तो एज टीचर मेरी एक आइडियल रोल होनी ही चाहिए सबके सामने, राइट। तो फ्रंट स्टेज में आप क्या कर रहे हो, एक विजिबल मार्क्स पहन के जितना भी सिचुएशन में, चाहे आपको गुस्सा आए, कि चाहे आपको बहुत रोना आ रहा है, कि चाहे कुछ भी और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो उस तरह, क्योंकि सब आपको देख रहे हैं। हाँ, आपकी वहाँ एक इमेज की बात है, आप ज़्यादा वहाँ हंस नहीं सकते हो, या फिर पढ़ा रहे हो कुछ इमोशनली कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जोर जोर से वहाँ रोओगे, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे पे आपको बहुत गुस्सा आ गया है तो आप उसे पीटोगे या गाली दोगे या गंदा बात बोलोगे, नहीं, कुछ भी नहीं। आप वहाँ क्या बहुत सोच समझ के सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के वहाँ पर क्या करना, परफॉर्म करना है या अपने रोल को प्ले करना है। किस रोल को, उस सिचुएशन के रोल को। उस सिचुएशन में आप कैसे हो, टीचर हो, राइट। इसे कह रहे हैं फ्रंट स्टेज, जहाँ हमें लोग देखते हैं, जहाँ हम ही फोकस्ड होते हैं, या हम ही फ्रंट स्टेज में बोलो या हाईलाइट होते हैं। फ्रंट स्टेज में दिख रहे हैं या हाईलाइट हो रहे हैं, या लोग मुझे ही देख रहे हैं या आप ही को देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्रंट स्टेज। हम नहीं कहते हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट कह कर गए हैं, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ओके। उसके बाद आती हूँ बैक स्टेज में। बैक स्टेज क्या है दोस्तों, पीछे का, मतलब कि बोल सकते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ है, हाँ, वहाँ कुछ प्रोफेशनल नहीं है, मतलब आपकी वो प्राइवेसी है। फ्रंट स्टेज में क्या पढ़ाया, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, हाँ, जो पब्लिक प्लेस है, जहाँ आप सबके सामने हो, पब्लिकली, जहाँ सब आपको देख रहे हैं, आप जहाँ हाईलाइट हो रहे हो। और बैक स्टेज क्या है, वो है प्राइवेसी, मतलब कि आपकी पर्सनल एरिया, आपकी पर्सनल लाइफ,
जहाँ आपको कोई नाटक नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको वहाँ रोना आ रहा है तो आप रो सकते हो जोर जोर से, या हंसी आ रही है तो हंस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आप आराम से पाँव फैला के खा भी सकते हो, या मन कर रहा है तो किसी के साथ घर पे लड़ भी सकते हो। ये है आपका बैक स्टेज, जहाँ आपकी सब जो है वो पर्सनल लाइफ है, जो लोग हैं वो आपकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ बाहर किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं हो, या फिर किसी के सामने आपको रोल मॉडल बनना नहीं है। यहाँ आप क्या हो, जैसे हो आप वही कर रहे हो, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस विजिबल मार्क्स को जो हम फ्रंट स्टेज में पहन कर जाते हैं या निकलते हैं, उसे हम यहाँ खोल देते हैं। यहाँ आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा कर रहे हो, रोना आ रहा है तो रो रहे हो, हंसना आ रहा है तो जोर जोर से हंस रहे हो। हाँ, आपके सर पे कोई टेंशन नहीं है कि हमें इस तरह से रोल को प्ले करना है। तो आपकी ये सिचुएशन क्या हुई, पर्सनल स्पेस हो गई ये सिचुएशन, या आप जो मर्जी आए कर रहे हो, राइट। इसे कह रहे हैं बैक स्टेज। थर्ड जो है आउटसाइड, जिसे हम लोग ऑफ स्टेज भी कह रहे हैं, वो बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज के बीच का एरिया जो भी बोलो वो है दोस्तों। ऑफ स्टेज में हम क्या करते हैं, हम एकदम फ्रंट में नहीं आते, मतलब लोग मुझे ही देख रहे हैं ऐसा नहीं है, या मैं ही हाईलाइट हो रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, या मैं ही रोल मतलब मॉडल बन रही हूँ या बन रहा हूँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम बैक स्टेज में भी नहीं है कि हम जो मर्जी आए वो करें, जैसे मन करे वैसे करें, नहीं। आप हो ऑफ स्टेज में, मतलब कि आप सारे लोगों, बहुत लोगों के बीच में हो। हाँ, आप स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हो आगे बढ़ के, लेकिन अगल बगल के लोगों के साथ ही बैठे हुए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट में है वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी वहाँ बैठ बैठ के वो सारी चीज़ें कर सकते हो कि किसी को मन किया मार दिया, किसी को मन किया कुछ बोल दिया, नहीं। हाँ, वो आप ऑफ स्टेज में हो, मतलब लोगों के बीच में ही हो। हाँ, हाईलाइट नहीं कर रहे हो आप, या फ्रंट में नहीं हो, लेकिन हो तो लोगों के बीच में ही ना। तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा सोच समझ के ही बिहेवियर करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ हम उस तरह से विजिबल मार्क्स नहीं पहनते हैं कि हाँ मुझे ही सब देख रहे हैं तो मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग एक नॉर्मली सोच रखते हैं इस सिचुएशन में, या बोल सकते हो कि हाईलाइटली विजिबल मार्क्स नहीं पहनते हैं, बट पोलाइटली विजिबल मार्क्स हम पहनते ही हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ऑफ स्टेज क्या है। देखिए, आपको अभी एक सेमिनार प्रेजेंट करना है, राइट, या फिर स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे लोगों को पढ़ाना है। तो आप घर पे क्या कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो। अब बैक स्टेज में नहीं हो, लेकिन बैक स्टेज में आप क्या करते हो, आप टेंशन फ्री होते हो, जो मन है कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे मन है। लेकिन ऑफ स्टेज क्या है कि अभी आप जाओगे बाहर, हाँ, आपको बाहर जाके वहाँ हाईलाइट होना है लोगों के बीच, कि आपको एक लेक्चर देना है, या बच्चे को पढ़ाना है, या फिर आपको एक सेमिनार में जाके कुछ स्पीच देनी है। ऐसा कुछ करोगे, उसके पहले आप घर पे क्या कर रहे हो, या फिर दोस्तों के बीच क्या कर रहे हो, आपने 5 दोस्तों को कलेक्ट किया, या फिर घर के 5 लोगों को कहा कि बैठिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोग मुझे देखिए। तो आप वहाँ प्रैक्टिस करते हो, फ्रंट स्टेज में जाने के लिए आप ऑफ स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, आप फ्रंट स्टेज की तरह बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे यही जाके करना है। लेकिन फ्रंट स्टेज में क्या होता है कि आप जानते हो कि वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते हो, वहाँ आप गुस्सा नहीं दिखा सकते हो। लेकिन ऑफ स्टेज में क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और उस प्रैक्टिस के बीच हो सके कोई दोस्त हंस दिया, फिर या फिर आपकी फैमिली मेम्बर ने कहा कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे नहीं हो रहा है ठीक से, तो फिर आपको गुस्सा आया। तो ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा नहीं दिखा पा रहे हो, आपने गुस्सा दिखा दिया। समझ में आया? हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरह से, लेकिन अगर बीच में गुस्सा आ गया तो आपने गुस्सा दिखा दिया। उसके बाद फिर आप तैयारी कर रहे हो कि ऐसे मत करो, मैं मुझे करने दो तैयारी। अब बैक स्टेज में क्या होता है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हो, आपको कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है, या कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो है एकदम आपका पर्सनल लाइफ, एकदम पर्सनल, जहाँ पर आप जो मर्जी आए कर रहे हो। ऑफ स्टेज में क्या कर रहे हो, आप फ्रंट स्टेज में जो जाओगे उसकी तैयारी आप ऑफ स्टेज में कर रहे हो, राइट। और उसके बाद फ्रंट स्टेज में जाकर आप उसी रोल को प्ले कर रहे हो सिचुएशन के अनुसार। तो समझ में आया, एक इंसान देखो 3 सिचुएशन में 3 टाइप के बिहेवियर कर रहे हैं। ऑफ स्टेज में एक टाइप का कर रहा है, बैक स्टेज में और एक टाइप का कर रहा है, तो फ्रंट स्टेज में और एक टाइप का कर रहा है। तो देखो, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग 3 टाइप की सिचुएशन में 3 टाइप का बिहेवियर कर रहा है। तो हमें इससे क्या हो रही है, रियलिटी समझ में आ रही है कि एक लोग कितने तरीके के बिहेवियर कर सकते हैं सोसाइटी में।
इससे क्या हो रहा है, हमें रियलिटी समझ में आ रही है। तो गॉफमैन ने इसी रियलिटी को समझाने के लिए ड्रामाटर्जिकल का यूज़ किया था, या कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझाया था। होप आप लोगों को ड्रामाटर्जिकल क्या है समझ में आ गई है। आज के बाद आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो चलिए गॉफमैन के दूसरे कॉन्सेप्ट में आती हूँ, वो है टोटल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को असाइलम नाम का एक बुक है जो 1961 में आया था, इस बुक में उन्होंने दिया है। ओके, ड्रामाटर्जिकल जो है उन्होंने दिया था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इस नाम के बुक में, जो 1956 में आया था। और टोटल इंस्टीट्यूशन उन्होंने दिया है असाइलम नाम का बुक में, जो आया था 1961 में। देखिए, टोटल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या समझा रहे हैं, इज अ क्लोज्ड सिस्टम। दोस्तों, टोटल इंस्टीट्यूशन गॉफमैन के अनुसार क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है या क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्लोज्ड क्या होती है, देखिए क्लोज्ड दोस्तों वही होती है जहाँ की हम ओपनली बिहेवियर नहीं कर सकते, मतलब कि अपनी मर्जी से बिहेवियर नहीं कर सकते। कि अभी हमको मन कर रहा है कि खा लूँ तो खा लिया, या अभी मन कर रहा है गाना सुन लूँ तो सुन लिया, या अभी मन कर रहा है सो जाओ तो सो लिया, या अभी मन कर रहा है कि किसी को जाके पीटाओ तो पीट दिया, या फिर अभी मन कर रहा है थोड़ा नाच लूँ तो नाच लिया। ऐसा नहीं होता है, वो होता है क्लोज्ड, मतलब कि आपको वहाँ एक सिस्टम के अनुसार चलना पड़ रहा है। वो सिस्टम आपको बोल रही है आपको अभी सोना पड़ेगा तो सोना पड़ रहा है, अभी आपको काम करना पड़ेगा तो काम करना पड़ रहा है, अभी आपको ये करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ रहा है। हाँ, आपकी अभी खाने की टाइम है, आप इसके बाद नहीं खा सकते हो तो आपको उसी टाइम में ही खाना कंप्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये इसी को वो कह रहे हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। गॉफमैन ने एक एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये टोटल इंस्टीट्यूशन को समझाया है। तो मैं वही इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है एक्चुअली मैं समझा रही हूँ। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन में पहले जिस इंस्टीट्यूशन का बात उन्होंने किया था वो था मेंटल असाइलम। क्या है दोस्तों, मेंटल असाइलम मतलब पागल खाना, जिसे हिंदी में कहा जाता है पागल खाना। तो उन्होंने कहा था कि पागल खाना या मेंटल असाइलम एक क्लोज्ड सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह, क्योंकि वो है पहला कि आप वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हैंडल कर रहे हैं आपको उनका ही बात सुनकर चलना पड़ता है। मतलब अभी आपको दवा खाना है तो आपको खाना पड़ रहा है, अभी आपको सोना पड़ेगा, हाँ तो सो रहे हो। अगर आपकी मेंटल स्टेबल नहीं है, हाँ आप कुछ भी कर रहे हो तो वो लोग करने नहीं देंगे, आपको पुश करेंगे, इंजेक्शन या दवा देंगे, उससे आपको शांत कर देंगे कि अभी सोने का टाइम है तो सो, खाने का टाइम है तो खाओ। तो इस तरह से क्या कर रहे हो, वो आपको पूरी अपनी तरीके से चला रहे हैं कि अभी यही करना है यही करना है, राइट। मेंटल असाइलम को उन्होंने इस तरह से बताया है या दिखाया है कि हमें जब जो करना होता है वही करना पड़ता है, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा उन्होंने जो कहा है कि ये वाइडर सोसाइटी से थोड़ा अलग रहता है। हाँ, क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है सोसाइटी को कि हमें उनसे खतरा है। मतलब जो मेंटल असाइलम में जो लोग रहते हैं उनसे नॉर्मल जो वाइडर सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको खतरा है, इसीलिए वाइडर सोसाइटी से वो हटके रहते हैं या अलग उनकी इंस्टीट्यूशन होती है। नॉर्मल इंस्टीट्यूशन को तो हम इंस्टीट्यूशन ही बोल रहे हैं, लेकिन वाइडर सोसाइटी से जो हटके रहती है उसे हम बोल रहे हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक क्लोज सिस्टम में चलती है। क्यों क्लोज सिस्टम में चलती है, क्योंकि हमें लगता है कि उनको फिर से रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उनसे खतरा है। जब तक उनकी प्रॉपरली रीसोशलाइजेशन नहीं होती है तो फिर उन्हें हम मेन स्ट्रीम में या मेन सोसाइटी में या वाइडर सोसाइटी में नहीं ला सकते। अब यहाँ सवाल है कि रीसोशलाइजेशन क्या है। तो दोस्तों, सोशलाइजेशन क्या है ये पहले बता दे रही हूँ, फिर रीसोशलाइजेशन क्या होती है ये बताऊँगी। सोशलाइजेशन क्या है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर उसकी फैमिली के थ्रू या पीयर ग्रुप के थ्रू या दोस्तों के थ्रू या जहाँ पढ़ने के लिए जाता है उसके थ्रू हम लोग क्या बहुत कुछ सीखते हैं। लैंग्वेज सीखते हैं, तरीका सीखते हैं बोलचाली का, कि कैसे बोलना चाहिए, बाहर जाके कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। ये जो सीख रहे हैं, ये सीखने की प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो ये सीखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है फिजिकली या मेंटली, जिसके बाद देखा जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कि मेंटली
बहुत डिस्टर्ब हो गया है वो लोग, तो वो प्रॉपरली बिहेवियर नहीं कर पा रहा है या फिजिकली अवेल नहीं है, कुछ कोई एक्सीडेंट की वजह से जो सोशलाइजेशन में उसकी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो फिर वो सारे लोग को कहा जा रहा है कि ये नॉर्मली क्या होता है, सोसाइटी के लिए एक टाइप का खतरा बन जाता है। हाँ, या फिर देखा जाता है कि खतरा ना भी हो तो सोसाइटी में उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर इसीलिए वाइडर सोसाइटी से उन्हें अलग रखा जाता है रीसोशलाइजेशन के लिए, कि फिर से उनको प्रॉपरली सोशलाइज्ड करना पड़ेगा कि आपको वाइडर सोसाइटी में रहने के लिए ये सब मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो ही आप फिर से वाइडर सोसाइटी में जा सकते हो। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्हें रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत है, और ये मेंटल असाइलम बोलो, ये उन्हें रीसोशलाइज्ड करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जिस इंस्टीट्यूशन का, वो था, देखो दोस्तों लिखा है मैंने, प्रिजन या प्रिजनर्स। प्रिजनर्स कौन होते हैं? जो जेल में रहते हैं, हाँ, जिसे हम लोग प्रिजनर्स कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिजन है वो भी क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही रह रहे हैं। उनको भी जेलर जो रहते हैं उनका बात सुनकर चलना पड़ता है, अभी खाओ तो अभी खाओ, अभी ये काम करना है तो काम करोगे, अब नहीं जा सकोगे बाहर, आपको इतना बजे तक सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाइडर सोसाइटी यही मानती है कि उनसे हमें खतरा है, तो उन्हें रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत है, इसीलिए वो क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं जो वाइडर सोसाइटी से थोड़ा दूर है या हट के हैं। समझ में आया? तो देखो उनका भी वहाँ रीसोशलाइज्ड हो रहा है कि आपने किसी का खून किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर एसिड फेंका है किसी के चेहरे पे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको सज़ा मिल रही है, जैसे कि आप फिर से आपकी सोशलाइजेशन अच्छे से हो और फिर आप जाके वाइडर सोसाइटी में रह सको, कि आप जाओगे तो आप ये सब काम नहीं करोगे, आप एक शांति से एक अच्छे इंसान बन के रहोगे। राइट दोस्तों? इसके बाद उन्होंने 2-3 चीज़ और ऐड की है टोटल इंस्टीट्यूशन में, 2-3 एग्जाम्पल। ओके, जो प्रॉपरली ये नहीं बोल सकते हैं कि जिनसे हमें खतरा है। मेंटल असाइलम में जो पागल रहते हैं उनसे हमें खतरा है, ये हमने देखा। असाइलम में जो रहते हैं उनसे भी हमें खतरा है, ये भी हमने देखा। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हमेशा से खतरा ही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ है जो वो वाइडर सोसाइटी से अलग रहते हैं। तो क्या है? देखो दोस्तों, उन्होंने मिलिट्री कैंप के बारे में भी कहा है, ये देखो लिख के रखा है मैंने, मिलिट्री कैंप भी एक क्या है, क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम है। अब इसे क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि मिलिट्री कैंप में आपकी ट्रेनिंग चलती है, तो आप वहाँ वाइडर सोसाइटी में आप जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको एक सिस्टम के वाइज चलना पड़ता है। हम लोग जैसे अच्छा ठीक है चलो 24 आवर्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनकी एक टाइमिंग पीरियड होती है मोबाइल यूज़ करने की। हमको जब भूख लग रहा है, जब मन कर रहा है खा ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते कि जब मन कर रहा पार्टी कर ले रहे हैं, चलो आज दोस्तों के साथ घूम के आती हूँ, पार्टी कर लेती हूँ। वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक टाइम से खाना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है कि इस टाइम में ही आप खाओगे, इस टाइम में ही सोओगे, इस टाइम में ही मोबाइल यूज़ करोगे, इस टाइम में आपको ट्रेनिंग में वर्कआउट करना है, तो आपको इस टाइम में एकदम प्रॉपरली सोना है। ये सारी चीज़ें ठीक किया हुआ रहता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अभी एक सिस्टम के अंदर हो, तो सिस्टम को मान के ही चलना पड़ेगा। बट वाइडर सोसाइटी में जहाँ आप रह रहे हैं, तो अभी आपको नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ी आप ज़बरदस्ती सोओगे, नहीं नींद नहीं आ रही है, चलो एक मूवी देख लेती हूँ या दोस्तों से बात कर लेती हूँ, या अभी भूख नहीं है बाद में खाऊंगी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, भूख नहीं है तो खाओ, वरना बाद में खाना नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए उन्होंने मिलिट्री कैंप के बारे में ये कहा है कि ये भी एक टाइप के क्लोज सिस्टम है या क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। राइट? अब आ रही हूँ बोर्डिंग स्कूल में, उन्होंने बोर्डिंग स्कूल का भी बात किया है। हाँ देखो, बोर्डिंग स्कूल में भी तो क्लोज सिस्टम है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कहा जाता है। नॉर्मली हमारे आपके घर के बच्चे क्या है, दिन भर बदमाशी किए जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बात सुन रहे हैं। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में तो ये सब नहीं चलता है ना, सारा काम खुद से ही करना पड़ता है, खुद ही उस टाइम में ही नहाना पड़ेगा, उसी टाइम में खाओ, खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो बाद में खाना नहीं मिलेगा। पढ़ने बैठना है तो बैठना है, अब बदमाशी नहीं कर सकते कि मन नहीं पढ़ूंगा अभी या नहीं पढ़ूंगी अभी, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो सिस्टम भी एक क्लोज सिस्टम है, इसीलिए गवर्नमेंट ने टोटल इंस्टीट्यूशन नाम दिया है, ये क्लोज
ऑर्गेनाइजेशन या क्लोज सिस्टम को। है तो सारी इंस्टीट्यूशन ही, जो वाइडर सोसाइटी में सभी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है। उन्होंने ये सारी इंस्टीट्यूशन को कहा है कि ये क्या है, क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन है। क्यों है, क्योंकि ये एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं और उसी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही चलते हैं, जो चलना बिल्कुल क्लोज्ड होता है, जहां आप अपने मर्जी से या अपने मन से जब जो चाहो नहीं कर सकते हो, या एक प्रकार जो बोलते हैं कि इनसे हमें खतरा होता है, इसीलिए ये वाइडर सोसाइटी से दूर रहते हैं और बिल्कुल सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम उनको फिर से रीसोशलाइज्ड करती है। सोशियोलॉजी की अगर भाषा में बोलूँ तो रीसोशलाइज्ड करती है या रीसोशलाइजेशन करती है, जैसे कि फिर से ये लोग नॉर्मल इंसान बन पाए, जिनसे हमें खतरा ना हो और फिर वाइडर सोसाइटी में आके रह पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ड्रामाटर्जिकल एंड टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है या कौन से बुक में उन्होंने दिया था या इसका मतलब क्या है, आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब अच्छे रहिएगा। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं गवर्नमेंट की और 2 जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊँगी। बाय।